आज हम लोग 10वीं वर्ग के बायोलॉजी का लेसन फर्स्ट देखेंगे, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैसा कि इस पाठ का नाम ही है जैव। जैव अर्थात जीव। ठीक है, जीव अर्थात सजीव। सजीव मतलब दो तरीके के होते हैं, दो तरीके कैसे, तीन तीन तरीके के माना जा सकता है। एक एक जो है जीव जंतु, ठीक है। एक मतलब हम लोग मानव, मानव भी जीव में ही आता है, लेकिन इसको अलग हम बांट दे रहे हैं। फिर तीसरा पादप, पादप अर्थात पेड़ पौधे। ठीक है, तो इन जीवों के मतलब इन जीव जंतुओं के, मानव के और पेड़ पौधों के, ठीक है, इन सबके जो है जीने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रोसेस में चलती है, एक प्रक्रम में चलती है। ठीक है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं सामान्य अर्थों में। हमने आपको कई बार पहले भी बताया है कि एक शब्द को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक सामान्य अर्थ में समझा जा सकता है और एक विशेष अर्थ में समझा जा सकता है। तो सामान्य अर्थ इसका यह हुआ कि जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जीवन जीने में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण में तो बहुत चीजें आ गई। अनुरक्षण अर्थात जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो उससे जो मतलब जो ताकत मिलती है या जो ऊर्जा मिलती है, उससे क्या होता है कि हम लोग के शरीर की रक्षा होती है। ठीक है, मतलब अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हम कैल्शियम मुक्त मतलब युक्त पालक की साग वगैरह जो कुछ भी खाते हैं तो उससे शरीर में क्या होता है कि तो उससे शरीर में क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा संतुलित होती है। मतलब कम थी तो खाते हैं तो पूरी होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसका मतलब अनुरक्षण हुआ। अर्थात जीव मतलब शरीर में जो कोई भी चीजें होती हैं उसका अनुरक्षण का कार्य जो है जैव प्रक्रम के माध्यम से किया जाता है। अब इसके जो है चार प्रोसेस होते हैं, चार तरीके से उसको संपन्न किया जाता है। सबसे पहला पोषण, श्वसन, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पहले इन चार पॉइंटों को देखते हैं हम लोग। पोषण, पोषण का मतलब होता है विकास। पोषण का मतलब क्या होता है विकास। जैसे कि मान लीजिए अगर मतलब कोई पेड़ पौधा है या कोई जीव है या कोई इंसान है, ठीक है, तो वह कुछ खाता है, कुछ ना कुछ तो वह मतलब भोजन करता है। पेड़ पौधा जो है क्या करता है कि वह धरती से जल तथा खनिज लवण वगैरह लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है पत्तियों में। ये सभी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। और इंसान क्या करता है कि भोजन करता है या कोई भी चीजें हैं तो जो भोजन करता है और भोजन करने के बाद उनके शरीर का जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। कि उनका पोषण हो रहा है क्योंकि उनका विकास हो रहा है, मतलब उनको पोसा जा रहा है, उनको पाला जा रहा है, मतलब उनका पालन पोषण हो रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है कि भोजन करना और उसको पचाना और पचाने के बाद से जो उसमें ऊर्जा मिलती है उसके माध्यम से शरीर का विकास होना, यह क्या कहलाता है पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है नहीं आता। चलिए अब आगे श्वसन। श्वसन का मतलब हो गया कि जैसे कि आप ध्यान दिए होंगे कि जब आग जलती है तो उसको वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप 8वीं क्लास में एक प्रयोग भी पढ़े होंगे कि जलती हुई मोमबत्ती को यदि एक शीशे के गिलास से ढक ढक दिया जाए तो कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि शीशे के गिलास से ढकने के बाद ऑक्सीजन से उस मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती का जो क्या होता है कि संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण जो है हवा नहीं पहुंच पाने के कारण मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। इसके अलावा जो मोमबत्ती जल रही होती है उससे जो धुआं निकलता है वह धुआं जो है ग्लास में भर जाने के कारण वहां पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते कि मोमबत्ती बुझ जाती है। बहुत सारे मतलब इसके दो तीन रीजन है, मतलब इसके माध्यम से समझा जा सकता है। उसी प्रकार अब यहाँ पे श्वसन है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं, जो हम लोग के पेट में छोटी आंत में जाता है, वहां जाने के बाद जो है अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन वहां पे पहुंचाया जाता है और उसके माध्यम से जो है पेट में उसका पाचन होता है और वहाँ मतलब उसके पाचन करने में ऑक्सीजन क्या करता है सहायता करता है। इसके अलावा ब्लड के सर्कुलेशन में भी ऑक्सीजन सहायता करता है, ब्लड के चलने में भी, खून के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी। तो हम लोग हृदय नामक जब पाठ पढ़ेंगे हमारा हृदय करके,
तो उसमें बात होगा कि कैसे ऑक्सीजन वहाँ पे पंप मारता है और वह धड़कन की स्थिति को कायम रखता है। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि हम जो सांस लेते हैं शरीर में, ऑक्सीजन की मात्रा हम शरीर के अंदर ले जाते हैं, मतलब फेफड़े में ले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात खराब जो ऑक्सीजन है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है सांस लेने की प्रक्रिया अर्थात शोषण कहलाती है। और यही शोषण जो है पेड़ पौधे जब करते हैं तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उनकी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे बातों को? तो यही चीजें होती है कि लाइफ प्रोसेस का जो है सबसे पहला पोषण हो गया, जैव प्रकरण का सबसे पहला कार्य जो है पोषण हो गया, और दूसरा जो है शोषण हो गया। मतलब शोषण के माध्यम से, मतलब शोषण का भी रोल है पोषण होने में। अगर सांस हम सही तरीके से नहीं लेते हैं तो हम जो खाए पिए हैं उसको पचा ना पाएंगे, और जब हम पचा ना पाएंगे तो हमारा पोषण सही तरीके से नहीं होगा। अर्थात जो जैव प्रक्रम का जो प्रक्रम है वह खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है और अन्य भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे आता है वहन। वहन का मतलब होता है ढोना। आप ध्यान दीजिएगा, वहन का मतलब होता है ढोना, किसी एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाना, या वहन कहलाता है। जैसे कि हम लोग टेलर से, ट्रैक्टर से या अन्य किसी सवारियों के माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन। परि का मतलब होता है बाहरी वहन, बाहर बाहर उसका वहन होता है। लेकिन हम लोग के शरीर में भी, जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, वह जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो शक्ति मिलती है, जो उसका ब्लड बनता है या जो भी चीजें बनती है वो हमारे शरीर में अन्य जगहों पर फैलाई जाती है, पहुंचाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम तो भोजन कर लिए पेट में, और वहाँ जो ताकत बना, जो शक्ति बना, वह एनर्जी हमारे शरीर के अन्य मतलब भागों तक से, हमारे हाथों तक, हमारे पैरों तक, हमारे सिर तक कैसे पहुंचता है? तो यह जाए मतलब क्या है कि शरीर में जो है कुछ धमनी और सीरा नाम के दो मतलब नब्ज पाए जाते हैं। उन्हीं नब्जों के माध्यम से हमारे अन्य शरीर तक पहुंचाया जाता है। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं? कि वहन कहते हैं। और ये प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है तो जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होती है। जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक पेड़ पौधे में होते हैं, जो धरती से क्या करते हैं कि धरती से खनिज लवण जल वगैरह को खींच करके कहाँ ले जाते हैं? पत्तियों में। समझ रहे हैं प्रोसेस को? समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब पत्तियों तक ले जाते हैं, ढो के ले जाते हैं, उसको खींच के ले जाते हैं, जल और खींच करके पत्तियों तक ले जाते हैं, और पत्तियों में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वहाँ पे भोजन बनता है। और जो वहाँ पे मंड या स्टार्च, मतलब पत्तियों के भोजन को कहा जाता है, मंड या स्टार्च जो बनता है उसको वहाँ से फ्लोएम नामक ऊतक जो है क्या करता है? मतलब दूसरी नब्ज बनी होती है। जैसे हम लोग शरीर में दो प्रकार की नब्ज है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हाथों को ऐसे करके देखिए, आपके हाथों में दो तरीके के नब्ज दिखाई देंगे। तो एक धमनी है और एक सीरा है। धमनी का कार्य है, ध्यान दीजिए, धमनी का कार्य है कि वह मतलब शुद्ध खून को शरीर में पहुंचाता है, और सीरा जो है अशुद्ध खूनों को फिर शरीर से बाहर निकालता है। अब ये प्रक्रिया थोड़ा सा देख लीजिए, अब जब आ गया है बात पे तो देखिए। अब क्या होता है कि जो हृदय जो है वहाँ हवा पहुंचता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाता है हवा, और वो हवा जा करके हृदय जहाँ पे धड़कन धड़कती है वहाँ पर अशुद्ध खून आया रहता है। उसमें थैले जैसा ना मतलब होता है, वहाँ पर अशुद्ध खून आया रहता है। अब जब वहाँ पे ऑक्सीजन के मिलने के बाद वो जो अशुद्ध खून है वह शुद्ध होता है। ठीक है, और शुद्ध होकर के वह फिर पूरे शरीर में दौड़ा दिया जाता है। तो यही प्रोसेस हमेशा चलता है, शुद्ध अशुद्ध खून। जैसे कि मान लीजिए एक बार जो खून मतलब यहाँ से चलना शुरू किया और पूरे शरीर में दौड़ते दौड़ते वह थोड़ा सा शुद्ध हो गया, तो उसके बाद वह कहाँ जाता है? हृदय में जाता है, और वहाँ जाकर के उसको फिर से शुद्ध ऑक्सीजन के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है। तो फिर अब जो खराब खून को ले जाने वाला काम जो है कौन करता है? सीरा करता है। हाँ हाँ सर, सीरा करता है। और फिर इसको धमनी, मतलब इसी में से दो एक है जो एक शुद्ध खून का परिवहन करते हैं और एक अशुद्ध खून का परिवहन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पोषण तो होगा ही, साथ में शोषण भी होना चाहिए, और साथ में उनका शरीर में वहन भी होना चाहिए। अब अंत में बचता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि खराब चीजों का शरीर से निष्कासन होना। तो कोई भी चीजें होती हैं जब वह चल रही होती हैं, तो क्या होता है? जब वो चल रही होती है तो उसमें खराब चीज कचरा कुछ बचता ही है। तो जो कचरा मतलब एकदम बिल्कुल जो खराब चीज बच जाता है उसको शरीर से निकालना, जैसे कि इंसान के लिए मल मूत्र या पसीना वगैरह ये सभी चीजें होती हैं, या शरीर के में कचरा जो चीजें होती है वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो और इसी चारों प्रक्रम के माध्यम से जैव प्रक्रम को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस पाठ में हम लोग इन चारों पाठों को जो है क्या है कि कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि यह पाठ जो है मतलब अगर भारतीय भवन वगैरह का बुक से काम कर रहे हैं,
हम लोग तो भारतीय भवन से ही करते हैं। तो भारतीय भवन में यह पोषण अलग दे रखा है, शोषण अलग दे रखा है, वहन अलग दे रखा है और उत्सर्जन अलग पाठ के रूप में बना के दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जो है सबको मिला के समझने की कोशिश की जाएगी और आप अपनी किताब से अलग पढ़ करके उसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और यहाँ आपको उस चैप्टर को समझाने का प्रयत्न किया जाएगा और आप उसके मतलब पाठ को पढ़ करके क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश आप घर से कीजिएगा। अगर नहीं हो सका तो फिर उसके लिए क्लास में बात करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ तक ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम लोग पोषण क्या होता है। तो पोषण देखिए, भोजन ग्रहण करना, पची भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यहाँ से परिभाषा हो गया और इस परिभाषा को हम अभी कुछ देर पहले समझ ही चुके हैं कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, जो शक्ति मिलती है उस शक्ति के हिसाब से हम लोग अपने शरीर का विकास करते हैं, वह क्या कहलाता है? पोषण का। जैसे कि अनुरक्षण का मतलब हो गया कि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम है, तो कैल्शियम की मात्रा कम है तो हम कैल्शियम युक्त चीजें, दूध वगैरह, पालक की मतलब सब्जी वगैरह जब खाते हैं, हरी सब्जी लेते हैं तो उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, जब वो पचता है तो कैल्शियम मिलता है और उसी कारण कैल्शियम हम लोग के शरीर में संतुलित हो जाता है। अर्थात वो हमारी हड्डियों को, मतलब कैल्शियम हड्डी से जुड़ा है, तो हड्डी अगर कमजोर है, कैल्शियम की मात्रा कम है तो हड्डी कमजोर है, इसका मतलब है कि उसका अनुरक्षण करेगा, मतलब ये फिर से उसको बना देगा। इसीलिए कभी कभी आपका हाथ कट जाता है या किसी का भी हाथ कट जाता है, यहाँ वहां से चमड़े हट जाते हैं तो कुछ दिन के बाद फिर से चमड़ा आ जाता है, क्योंकि उसको अनुरक्षण, उसी को अनुरक्षण बोलते हैं, वो चमड़े का रक्षा कर रहा है। ठीक है, चमड़े की रक्षा हो रही है। वो भोजन जिस चीज से चमड़ा बना है, जिस चीज से चमड़ा बना है, जिस चीज से मांस बना है, उस पोषक तत्वों को यदि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मतलब जैसे कि लोगों का ऑपरेशन वगैरह होता है, मतलब वगैरह जो कुछ भी होता है, तो लोग मतलब डॉक्टर कहता है कि मांस मांस इनको खिलाया जाए, क्योंकि इनके शरीर से मांस को काटा गया, हटाया गया है, तो वहाँ मांस भर जाता है, क्योंकि उस चीज की कमी हो रही है, तो उस चीज बंद करके फिर से उसका अनुरक्षण करता है। कौन? पोषण। पोषण ही उसका होता है, तो उसके शरीर में जिस चीज की कमी होती है फिर से उसका अनुरक्षण हो जाता है। समझ गए? अब आपको अनुरक्षण एकदम पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसका उपयोग पोषण कहलाता है। और पोषण को दो समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में? दो समूह में। एक स्वपोषी पोषण, एक विषम पोषी पोषण। जैसा इसका नाम है स्वपोषी, क्या नाम है? स्वपोषी। तो स्व का तो आपको अर्थ पता है, स्वयं पोषी, मतलब वैसा वैसा जीव जो अपने आप को स्वयं पोषता है, मतलब अपना पोषण स्वयं करता है, क्या कहलाता है? स्वपोषी जीव कहलाता है। तो कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? आप ही बताइए। हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो आपसे मांगने नहीं आते हैं, आपसे दाल नहीं खरीदते हैं, आपसे चावल नहीं खरीदते हैं और आपसे आलू नहीं खरीदते हैं, ले जाके घर नहीं बनाते हैं। वो अपने पास जो है खुद अपना बना लेते हैं, किसी से मांगने नहीं आते हैं, वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं और उनके भोजन के स्थिरीकरण से हम लोग अपने खुद पाते हैं। पेड़ पौधा ही बनाते हैं। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वह कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो पेड़ पौधे से ही मिला हुआ है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। जैसे कि आप अंडा लेते हो, जैसे कि आप जो मांस खाते हो, अगर जो भी चीज खाते हो और सोचते हो कि तो मुर्गी से मिल रहा है, ये तो बकरे का मांस है, तो सोचिए बकरा क्या खाता है? घास खाता है। तो वो भी तो किसके ऊपर आधारित है? पेड़ पौधे पर। उन्हीं पेड़ पौधे की शक्ति ही घास के रूप में, और घास की शक्ति जो है उसमें ताकत के रूप में आई है कि आप उसको खा करके अपने आप को ताकतवर समझते हो। या गाय का दूध अगर पी रहे हो वगैरह जो भी, तो गाय भी क्या खाती है? घास खाती है। घास से ही उसका परिवर्तन हुआ था। सबसे पहले उत्पादक जो है, जो मतलब शक्ति का उत्पादन जो करते हैं, वह कौन है? पेड़ पौधे। ठीक है, इसलिए इसको उत्पादक भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि इनमें से कौन उत्पादक है, ऑप्शन दे दे पेड़ पौधा, मानव या बकरा वगैरह, तो क्या कहिएगा? पेड़ पौधा। ठीक है। अब इसी का उल्टा विपरीत जो है वह है विषम पोषी, अर्थात वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर न होकर के किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषम पोषी। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? आ रहा है सब बात समझ में? देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिएगा तो आपको अपने किताब का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आप किताब जितना आप यहाँ पे समझने में टाइम दीजिएगा, जितना अच्छे तरीके से आप समझिएगा, उतना आपको अच्छे तरीके से याद होगा। याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जबकि बच्चों के लिए याद करना बहुत पहाड़ काम हो जाता है, क्योंकि वो समझे नहीं होते हैं, कंटेंट को अच्छे से नहीं लिए होते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उनको अपना गेस्ट पेपर या अपने क्वेश्चन आंसर या किसी दूसरे का फेयर जो है रटना पड़ जाता है। एक एकदम स्वयंपोषी और विषमपोषी कोई भूल सकता है? बताइए आप। उसमें खुद ही लिखा है स्वयंपोषी, स्वयं अपना जो पोषण करता हो, क्या क्या कहलाता है? स्वयंपोषी। विषमपोषी जो दूसरे पर अपना भोजन के लिए आधारित हो, क्या कहलाता है? विषमपोषी। कौन बोल सकता है इसको? इसका उदाहरण भी आप देख रहे हो। आप खुद स्वयं मतलब विषमपोषी हो। जो पेड़ पौधा आपके बगीचे में जो लगा हुआ है वह स्वपोषी है।
ठीक है, आप आलू खाते हो, आलू किसी न किसी पौधे से मिलता है, तो वो आलू जो है खुद ही पोषण अपना बनाया हुआ है, तो स्वपोषी है। आप परवल खाते हो, आप सब्जियां खाते हो वगैरह वगैरह, हरी सब्जियां, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पौधे से ही आया है, गोभी खा रहे हो वगैरह वगैरह, तो स्वपोषी है। उनके ऊपर तुम निर्भर कर रहे हो तो तुम भी संपोषी हो। आगे इतना बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वपोषण जो है, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करके कर सकते हैं उनमें होता है। कुछ जीवाणुओं में भी होता है, कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो खुद का पोषण खुद ही करते हैं। तो अब देखा जाए अभी क्या हो रहा है, मतलब कौन सा जीवाणु है वह स्वपोषी कहलाता है। एक मिनट तो पूरा हो गया था। ठीक है, मतलब वह नोट के रूप में बताया गया है, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो मतलब करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से, अब स्वपोषण, स्वपोषण का सबसे प्रमुख अंग क्या है, मतलब सबसे प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की मतलब चर्चा की गई। देखिए अभी सुबह में ही अभी आपसे बात हुआ था कि हर पाठ का जो है कुछ आत्मा होता है और उसी के इर्द गिर्द सभी बातें घूम रही होती हैं। तो आप इस पाठ को पढ़ लीजिए और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि इस पाठ का आत्मा क्या है, इसके इर्द गिर्द यह पाठ घूम रहा है, बताइएगा। ठीक है, अभी समझते रहिए। यह वो प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को उत्साह संचित रूप में प्रदत्त कर देता है और ऊर्जा संचित रूप में संचित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहा था। इसको दूसरे शब्दों में आप अपने तरीके से भी कह सकते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसमें पेड़ पौधे धरती से जल तथा खनिज लवण लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों में जो भोजन निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च के रूप में जानते हैं, अब उस चीज को जो है मतलब लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बात समझने की है। यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ मेन बात क्या है, बाहर स्वपोषी पदार्थ ऊर्जा के रूप में संचित की परिवर्तित कर देता है, मतलब ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है, ताकत को परिवर्तित कर रहा है। समझ बातों को, जैसे कि मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से बल्ब वगैरह जली हुई है, ठीक है, उसी विद्युत ऊर्जा से यह एलईडी भी मतलब जला हुआ है। तो क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा जो है, जैसे कि फैन अगर चल रहा है तो विद्युत ऊर्जा जो है फैन को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहा है, तो ये यंत्र के रूप में वह नाच रहा है। समझ बात, अर्थात विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई और फैन गति में आ गया और उसकी गति में आने के कारण हवाएं चलने लगी। समझ रहे बात, तो ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है और रूप परिवर्तन भी होता है। समझ रहे ना बात, लेकिन अब जिस रूप में वह ले सकता है उसी रूप में वह लेगा। समझ रहे ना, जिस रूप में वह ले सकता है उसी रूप में वह लेगा। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिला करके ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कर सकते, उसको बनाने के लिए स्पेशल पेड़ पौधे ही बने हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं इसको बनाने का बस एक ही उपाय है, कौन, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से ऑक्सीजन का निर्माण नहीं कराया जा सकता। अब प्रयोगशाला में कराया जाता है तो बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए अब देख रहे थे कोरोना काल में एक सिलेंडर का कितना दाम था, ऑक्सीजन के सिलेंडर का, याद है। हाँ, तो बस वही समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे से आसानी से मिल जा रहा है, उस ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में बनाने में कितना दिक्कत होता है और ज्यादा खर्च लगता है। चलिए, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, आवश्यक कच्ची सामग्री कहिए या घटक कहिए या कारक कहिए, सब बात एक ही है। तो पेड़ पौधे, तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश चाहिए तब होगा प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल चाहिए तब होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब होगा प्रकाश संश्लेषण, और जल स्थलीय पौधे चाहिए तब होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो मिट्टी द्वारा सूख करके होगा। आगे, अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं। क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो हरा वर्णक है, हरा पत्ता होता है, वही प्रकाश को क्या करता है कि अवशोषित करता है। अवशोषित करना मतलब सूखना, सामान्य अर्थों में समझिए। विज्ञान के शब्दों को जो है कुछ मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों के दिमाग में देर तक रहे, और रहता भी है। भाई सूखना, अवशोषित करना मतलब सूखना। जो हरा पत्ता होता है वो ज्यादा प्रकाश को सोखता है अपने आप में। जब ज्यादा प्रकाश को सोखेगा तो ज्यादा भोजन बनेगा, और जब ज्यादा भोजन बनेगा तो जल्दी जल्दी उसका विकास
होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब जो प्रकाश में ताकत है, प्रकाश में ताकत है नहीं, बहुत ताकत है प्रकाश में। प्रकाश में जो ताकत है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उस शक्ति को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। ऐसे आप जाके धूप में खड़े हो जाइए तो आपको क्या ताकत मिलेगा? तबीयत भी खराब हो सकता है ऐसे। अगर सिंपल धूप में, अगर मतलब सुबह का धूप अगर नहीं है, अगर 12-1 बजे के धूप में, अगर आजकल के जून के महीने में अगर आप जा करके धूप में खड़े हो जाइए तो दिक्कत हो जाएगा, आपका ताकत कम हो जाएगा। ठीक है, वो आप, क्योंकि आपके पास जो उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की ताकत नहीं है। पेड़ पौधों में है, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, रूपांतरित कर रहे हैं। जल तथा अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रूप में अपघटन करते हैं। जल तथा अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अपघटित करते हैं, और तब जाकर के यह ऑक्सीजन आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है, और आप उसके माध्यम से अपनी सांस को लेते हैं और अपनी प्रक्रियाओं को करते हैं। ठीक है। अगर ऑक्सीजन से आप सांस न लें तो आपके हृदय में जो है शुद्ध रक्त का अशुद्ध रक्त जो आता है, मतलब पूरे शरीर में रक्त का मतलब जो संचलन होता है, जो वहन होता है, कहा जा सकता है वहन। तो वहन करके जब वह खून जब आपके थैले में, मतलब जहाँ धड़कन है, हृदय में आएगा, ठीक है, तो हृदय में आने के बाद अब वो शुद्ध कैसे होगा बिना ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन जनित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन रहित हो जाता है। समझ रहे बातों को? अब परिवहन नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और डीपली पढ़ेंगे। अभी बात हुआ था ना, जैसे कि अभी, अरे मोटरसाइकिल में आप मोबिल डालते हैं, मोटरसाइकिल में मोबिल डालते हैं तो 1 महीना 2 महीना चलने के बाद क्या होता है, मोबिल मोबिल कचरा बन जाता है, खराब होता है, काला पड़ जाता है। तो उसी प्रकार जो शरीर में हम लोग का ब्लड, अगर मान लीजिए मतलब अगर अगर कुछ ब्लड जो है हमारे शरीर के प्रत्येक, मतलब प्रत्येक जो हिस्सों तक गया, और जा करके फिर वह कहाँ आया, हृदय में आया, और वहां जो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वह खून कैसे शुद्ध होगा? ऑक्सीजन मिलेगा तभी ना वह फिर दौड़ेगा। और अगर वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया उसको, तो वो कैसे दौड़ेगा? तो नहीं दौड़ेगा, तो नहीं दौड़ेगा तो वहीं पे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। उसी को कहा जाता है कि हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि खून को जो है, खून पहले पहुंच गया, और ऑक्सीजन उस समय तक नहीं पहुंचा, बस हार्ट अटैक का शिकार हो जाएगा आदमी। या ऑक्सीजन पहुंच गया और ब्लड कम था, ब्लड भी नहीं पहुंचा, तब भी हार्ट अटैक का आदमी शिकार हो जाए। समझ रहे हैं बातों को? ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए कि पेड़ पौधा क्या करता है, कि जल के अणु को तोड़ देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अगर पेड़ पौधा नहीं तोड़े जल के अणु को, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए पेड़ पौधे का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन है, जो अब कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत है, वह गैस को जो कार्बोहाइड्रेट बना देता है। बताइए, जो आपके लिए विष था उसको अमृत बना के निकालता है कौन? पेड़ पौधा। और कार्बोहाइड्रेट आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट के कारण ही सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत अगर कहीं है तो कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए लोग चावल रोटी वगैरह ज्यादा खाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो यहाँ अब देखिए पत्तियों का जो कार्य है वह यहाँ पे दिखाया जा रहा है। स्टोमाटा, रंध्र क्या होता है? तो पत्तियों में रंध्र होता है। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, पत्तियों में ऐसा दिखाई देगा। छिद्र हो गया, रंध्र हो गया, और ये इसके द्वार कोशिकाएं हो गए, और ये अधिचर्मक कोशिका हो गया। आपकी बुक में भी सब दिया होगा, इस सहायक कोशिका होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है, और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकाल दिए जाते हैं। रंध्र के द्वारा जो क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में निकाल दिया जाता है। समझ रहे बातों को? यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को रुक करके आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है तो ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। मतलब सांस लेने के दौरान पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तो उनकी रंध्र जो है खुलते हैं और बंद होते हैं। लेकिन ये रंध्र आपको जो है सामान्य आंखों से आपको पत्ते में दिखाई नहीं देता है। पत्तियों का ही रंध्र है, पत्तियां रंध्रों से भरी होती है। और पत्तियां क्या होती हैं कि मतलब पेड़ पौधों के लिए रसोई घर होती हैं, वहीं पे उनके लिए भोजन बनता है। इसीलिए कहा गया कि पेड़ पौधों के लिए रसोई घर कौन है? तो पत्तियां ऑप्शन में आता है। हालांकि जब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या कराया जाएगा, कि प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी
मिलेंगे, अलग अलग प्रकार से पोषण मिलेंगे। विषम पोषी पोषण, अब जो विषम पोषी पोषण होता है वह 3 प्रकार का होता है। वैसे तो पोषण 2 प्रकार का, आप चाहो तो ऐसे डायग्राम के रूप में बना सकते हो पोषण, ठीक है, 2 प्रकार। स्वपोषण आप समझने के लिए, फिर विषम पोषण या विषम पोषण, सुना है बात। अब इसका तो कोई भेद ही नहीं होता है, इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। ऐसे डायग्राम के रूप में बना करके भी आप शॉर्ट नोट के तरीके से अपने पास रख सकते हो, रिवीजन करने के लिए आपको सहूलियत मिलेगी। सुन रहे बातों को, जैसे जैसे काम अगर करना है, काम अगर अच्छे से करना है तो ये जा सकता है। समझ रहे हैं बातों को। तो चलिए, प्राणी संपोषण, विषम पोषण के 2 भेद होते हैं, प्राणी संपोषण, ठीक है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। इस पोषण में क्या होता है कि जीव जो है भोजन खुद सब ग्रहण कर लेता है और उसके अंदर ही सारी प्रक्रियाएं, पेट में ही सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे कि मानव के बारे में तो आप लोग खुद जानते हैं, कैसे भोजन करता है, कैसे पाचन होता है और कैसे मतलब ताकत मिलती है। और अमीबा भी उसी तरीके से करता है। 8वीं क्लास में अमीबा के विषय में पढ़े होंगे, पढ़े हैं। इसमें पता नहीं दिखा रहा है कि नहीं, हाँ ना, चलिए ठीक है, दिखा रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो ठीक है, तो अमीबा और मानव। फिर मृत जीवी पोषण, इसका मतलब हुआ कि वैसा जीव जो मृत जीव के शरीर के सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब पेड़ पौधा जंगल में गिर गया, सड़ गया, तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फफूंदी लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, तो वे लोग मरे हुए जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। कौन? मृत जीवी पोषण। तो मतलब विषम पोषी मतलब सिर्फ, पहले इसका तो अर्थ आप समझ चुके हैं ना, जो दूसरे पर निर्भर हो, तो ये सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। कौन? मृत जीवी पोषण। इसीलिए उनके पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। अब हो गया परजीवी। देखिए बहुत खतरनाक टाइप का पोषण है ये बहुत गड़बड़ चीज है ये परजीवी। परजीवी जो है ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर रह करके, ठीक है, उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन पोषण करते हैं। जैसे कि किसी मतलब बच्चा या किसी भी इंसान में या जीव जंतु के पेट में कीड़ी हो जाता है, जो खाते पीते वे लोग हैं, और सब ले जाता है कौन? कीड़ी ले जाता है। कीड़ा मकोड़ा नहीं खा सकता, कीड़ी ले जाए, कीड़ी जो शरीर में पाया जाता है, ठीक है, मतलब आंत वगैरह में पाया जाता है। तो ये देखिए बहुत खतरनाक चीज है ये, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अमरबेल हो गया। अमरबेल जो है एक प्रकार का पौधा है जो पौधे में ही रहता है। जैसे कि देखें आप बरगद उरगद या किसी बरगद में तो नहीं, मतलब किसी आम उम के पेड़ में जो लत्ती पकड़ लेता है, लत्ती लग जाता है, लत्ती जैसा होता है। जी जी हाँ, गांव में होता है, बगीचे उगीचे में होता होगा, पेड़वे में से लत्ती निकलता है। हाँ। खाता पेड़ है, मतलब शक्ति बनाता है कौन? पेड़। ले जाता है लत्ती और पेड़वे को पूरा छान देगा एकदम। अगर उस लत्ती को सही नहीं किया जाए, मतलब नहीं काटा जाए, तो 1 ही 2 साल के अंदर जो है पेड़ को पूरा छाप लेगा। उसमें पेड़ का पत्ता दिखेगा नहीं, सब लत्ती दिखेगा। उसको अमरबेल का पौधा कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जू के विषय में तो क्या बताना है, आप लोग सब समझते हैं। खाता पीते मतलब जिसके सिर में रहता है, तो खाता पीता कोई और है और ले जाता है जू। तो वही चीज है फीता कृमि। वही फीता कृमि जो हम अभी गोल कृमि, फीता कृमि जो पेट में होता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज होता है। ये तो पता भी नहीं चलता है भाई, और आदमी इसमें कमजोर हो जाता है, या जिस जीव को ये पकड़ लेता है वही जीव कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब अमीबा में पोषण को देखते हैं। कितना मिनट का वीडियो हो गया? ज्यादा बड़ा हो रहा है? 28 मिनट। चलिए ठीक है, अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा में पोषण, अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है? मान लीजिए यह अमीबा जो एक प्रकार का जीव हो गया, इसका एक केंद्रक हो गया और यह खाद हो गया, मतलब खाना हो गया इसका अमीबा का। ऐसे कीड़ा है ही, ऐसे करके चलता है, ठीक है। देखे हैं आप लोग, मतलब अरे हम लोग के एरिया में भी कहीं कहीं पाया जाता है। ऐसे 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 करके चलता है, ठीक है। चारों तरफ उसके हाथ जैसी रचना होती है, ऐसे ऐसे करके चलता है। इसका भोजन हो गया। जब ये भोजन के नजदीक आता है तो इसका यहाँ पे मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है, फुटपाथ जो है खुल जाता है, और खुल करके भोजन इसमें चला जाता है। और कुछ देर बाद भोजन और अंदर चला जाता है, कुछ देर बाद भोजन केंद्र के पास चला आता है। अभी अंदर फिर से अपना इसका मुंह बंद हो जाता है। मतलब इसके अगल बगल अगर कोई खाने वाला चीज कीट वगैरह या कुछ भी आ गया तो उसको निकल जाएगा। इसमें दिखाई नहीं देगा कि मुंह कहाँ है इसका। जब भोजन आएगा तो इसको उद्दीपन की प्रक्रिया के माध्यम से
उद्दीपन अब यहाँ पे नहीं दिया गया। फिर बाद में हम लोग देखेंगे नियंत्रण और समन्वय नामक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें उद्दीपन को समझेंगे। जो छुई मुई पौधे, छुई मुई पौधा का नाम जानते हैं? जी छुई मुई पौधा का मतलब यह होता है, छुई मुई पौधा का मतलब यह मतलब है कि उसके अगल बगल अगर कुछ ऐसा एहसास हुआ उसको तो वह मर जाती है, मतलब उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही कुछ नहीं कोई नहीं होगा तो वह फिर से वैसे हो जाएंगे। तो छुई मुई पौधे की तरह जो है इसको उद्दीपन की प्रक्रिया है। उद्दीपन बहुत ही मतलब क्या है कि मतलब सेंसिटिव प्रक्रिया है जो मानव शरीर में भी होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, पीछे से आके कोई अगर ऐसे से करे तो हमको एहसास हो सकता है कि कोई पीछे है, तो वो उद्दीपन कहलाता है, जिसके विषय में जो है बड़ी भावुकता से और बड़ी बारीकी से पढ़ने पर इसके विषय में मतलब इसके विषय में अच्छे से पता चलता है। नहीं तो अगर आप भावुकता से और अच्छे से न पढ़िएगा तो आपको उद्दीपन के बारे में पता नहीं। आपको पता था उद्दीपन के बारे में? नहीं पता था। तो ये उद्दीपन की प्रक्रिया के तहत ही आपको, जैसे कि अभी ये जो मतलब कोई भी है, अगर मेरे पीछे कोई ऐसे ऐसे करता है या कोई मेरे पीछे आता है तो हमको लगेगा कि कोई आ रहा है, मतलब उद्दीपन हम देखते भी नहीं तभी हमको ऐसा ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ हो रहा है या कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसको उद्दीपन कहते हैं। आप देखे होंगे चींटी जो है, चींटी इस रास्ते पे चल रही है, सामने यहाँ पे कुछ रख दीजिए या कुछ खड़ा कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वो अपना रास्ता बदल लेगी। बताइए कैसे उसको पता चलता है? तो उद्दीपन की प्रक्रिया द्वारा। तो जीव जंतु सिर्फ नेत्र से ही नहीं, सिर्फ नेत्र से ही नहीं, उद्दीपन की प्रक्रिया द्वारा भी बहुत सारा कार्य करते हैं। और इसकी प्रक्रिया जो है, उद्दीपन की प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। कुछ जीवों में उद्दीपन इतना जबरदस्त पाया जाता है वह बिना देखे ही सबको समझ जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ते को भूकंप की एहसास पहले हो जाता है, चींटियों को जो बारिश का एहसास पहले हो जाता है, तो उनमें उद्दीपन की प्रक्रिया बहुत तगड़ी पाई जाती है। और ये बहुत ही मतलब बेहतरीन बात है जो फिर इस चैप्टर जब आएगा तो पढ़ा जाएगा। देखिए जीव विज्ञान जो है एक ऐसा चैप्टर है जो सब एक दूसरे से पॉइंट सब रिलेटेड है, इसीलिए इसमें जीव विज्ञान में कम से कम सभी चैप्टरों के ऊपर लगभग 1-1 घंटा का हमारा लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा और आपका सिलेबस एकदम पूर्ण रूप से गंभीर पाया जाएगा और आपको याद करने की बिल्कुल गरज न पड़ेगी। इस बार की बायोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो है मैट्रिक किसी शिक्षक से पढ़ा था। चलिए, अमीबा। तो अमीबा जो है पोषण कर लिया। अभी आ जाएगा परीक्षा में कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, चित्र सहित वर्णन करें। तो जब चित्र समझ में आ गया तो आप लिख नहीं सकते हैं, जो बातें हम बोले हैं उसको लिख भी सकते हैं और यहाँ लिखा भी है। देखिए अमीबा अब भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, जहाँ उसका भोजन होता है वहाँ चारों तरफ से उसको घेर लेगा। ठीक है, घेर लेता है। फिर खाद्य रिक्तियाँ खुल जाती है, खाद्य रिक्तियों में जटिल पदार्थ का विघटन हो जाता है। अब पचा हुआ भोजन कोशिका के बाहर की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर, इसी में पच जाता है जो भोजन कहीं से इसी में थोड़ा सा छेद हो जाएगा और वह जो है निष्कासित हो जाएगा। मतलब जो अपचा भोजन जो होगा, अपच भोजन जो नहीं पच सका है वह शरीर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब है पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। तो पैरामीशियम में भी इसी प्रकार होता है। पैरामीशियम में भी पक्षामाध्य होता है और कोशिका पूरी तरह ढके रहती है, भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है, पैरामीशियम में स्थान होता है भोजन ग्रहण करने का, जबकि अमीबा कहीं से भी ग्रहण कर सकती है। चलिए देखते हैं पैरामीशियम का है कि नहीं। चलिए पैरामीशियम का नहीं, इसमें तीन पेज हो गया। भोजन में पोषण जो है किस तरीके से होता है, तो भोजन भी अंतग्रहण करता है, जैसे कि ग्रहण करता है भोजन को अपने हाथों के माध्यम से अपने मुंह में डालता है। यह प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? अंतग्रहण। ध्यान दीजिएगा, हम जो बताएंगे व्यवहारिक बताएंगे और इसमें किताब में जो दिया होगा वो किताबी होगा। व्यवहारिक बातों को समझते हुए किताबी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना आंसर आप बेहतर से बेहतर शब्दों में बना के देने की कोशिश करिएगा। अगर शब्दों में नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने शब्दों में भी किसी तरह, जैसे कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं भोजन को अपने मुंह में डालना अंतग्रहण कहलाता है, तो कोई आदमी इस बात को गलत नहीं काट सकता, क्योंकि वो गलत नहीं है। भले ही उसमें स्टैंडर्ड शब्दों के प्रयोग नहीं है लेकिन वो गलत नहीं। समझ ना बात? स्टैंडर्ड शब्दों का प्रयोग अगर हो गया तो अच्छी बात है, जैसे कि मुंह भोजन का अंतःग्रहण, जैसे कि मुंह दांत जीवा और लार ग्रंथि, ये सब आपस में मिल करके भोजन के अंतर्ग्रहण में ये सब चीजें आती हैं। जैसे कि मुंह में आप डाल रहे हैं, दांत उसको कुचल रहा है, जीवा उसको सान रहा है, ठीक है, और लार ग्रंथियां उसको लुगदी बना रही है कि आपकी ग्रास नली में जाने में उसको सहायता मिली। नहीं तो ये आपकी ग्रास नली जो है एकदम पतली नली होती है। ठीक है, जब हम मतलब गर्दन ही हम लोग का इतना का है सपोज, तो उसमें नली कितनी पतली होगी सोचिए भाई। अब उतनी पतली नली में आप उतना बड़ा बड़ा एक बार निकल लेते हो तो जाता कैसे अंदर है। ठीक है, उसमें लार जो है सन करके उसको लुगदी बना देता है, मतलब
मुलायम कर देता है, और इसके अलावा जो है उसको फिसलनदार बना देता है, और आराम से गर्दन के माध्यम से फिसल करके आपके पेट में चला जाता है। ठीक है, तो यह जो भोजन का अंतर्ग्रहण कराता है, भोजन को चबाना, भोजन को लार में पूरी तरह से मिलाना, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, मतलब ये सब लार ग्रंथि मतलब लार है, लार का नाम है। लार के माध्यम से ही क्या होता है कि भोजन का स्वाद भी मिलता है। आप देखिए होइएगा कि आप अगर जो चीज़ें खाते हैं, अगर मीठा चीज़ खाते हैं तो मुंह के इस भाग और इस भाग की तरफ आता है, खट्टा चीज़ खाएंगे तो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। कभी कभी खा के देखिएगा, मतलब अब जाके मिला के देखिएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक अपना उस उधर पकड़ लेगा, मतलब जिधर उसको जाना है कि मीठा लार जो है उस तरफ निकल रहा है। अगर आप आँख बंद करके अगर मीठा खिलाया जाए, अगर आपको जो है सुगंध जो है मतलब किसी दूसरी चीज़ की दी जाए, तो आपका स्वाद भी बदल जाएगा, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि आप क्या खाए हैं। ठीक है, यह प्रयोग करके देखा जा चुका है, वैज्ञानिकों ने इसको इस प्रयोग करके देखा, मतलब इस चीज़ को प्रयोग करके देखा है। समझ रहे बातों को? कि दिमाग जो सोचता है उसी तरीके से लार मुंह में मतलब निकल, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि सामने जो है क्या है, कि सामने अगर आपके लिए आ रहा है लाल मोहन खाने के लिए, या फिर रसगुल्ला खाने के लिए आ रहा है, तो आप उसको लाल मोहन और रसगुल्ला को देखिएगा तो आपके दिमाग में जो है मीठा मतलब हार्मोन्स उत्पन्न होगा, और आपके मुंह में जो लार निकलेंगे वो मीठे निकलेंगे, तो उसको आप खाइएगा तो आपको मीठा लगेगा। अगर आंख बंद है आपका, आप सूंघ रहे हैं कोई खट्टा चीज़ या कोई तीखा चीज़, आप खा रहे हैं मीठा चीज़, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मीठा ना लगे वो। मतलब अगर अगर आपको पता चल जाए कि मतलब आपके दिमाग में एकदम ये बात बैठ चुकी है कि ना जो महक रहा है वही खाना है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब एक बात है समझने की। देखिए, अब भोजन, अब ग्रास नली होती है, भोजन ग्रासिका, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमांकन से द्वारा ले जाया जाता है, जिससे ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन होता है। अब ग्रासिका की मांसपेशियां क्या होती है, संकुचित होती हैं और मतलब फैलती हैं और फिर सिकुड़ती हैं। चलिए, यह देखिए मानव का पाचन तंत्र है, और ये जीवा के माध्यम से मुख गुहा ग्रासिका, इसी के माध्यम से आपके पेट में जो है भोजन आता है। यह जो है आपका अमाशय हो गया, इसी अमाशय में HCl अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण जो है भोजन को क्या कहता है कि मतलब और भी अधिक पकाया जाता है। पक करके तो हम लोग खाते ही हैं, इसके अलावा पेट में जाकर के भी भोजन पकता है, इसीलिए वहाँ पे HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है कि भोजन को और भी अधिक पचाता है, और क्षुद्रांत में बृहदांत में पहुँचता है, और वहाँ जो अपनी प्रक्रियाएं जो होती हैं पीतनल वगैरह, अगर अग्नाशय में भी भोजन पकता है, जैसे इसका नाम है अग्नाशय, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और वहाँ से भोजन पकता है। ठीक है, यहीं तक आज रहने दिया जाए। ठीक है, फिर इसके दूसरे भाग में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, कितना हो गया पेज, कितने पेज का है? 4 पेज हुआ, अभी बहुत बाकी है। ठीक है, कल फिर देखा जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से भी कोई विशेष फायदा है नहीं। आपको जय प्रक्रम एक पेज और पढ़ा दीजिए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उससे आगे क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो ठीक है, देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो अमाशय के विषय में बात करते हैं। तो जो उसमें आप फोटो में देख रहे थे, तो अमाशय में जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथि का मतलब होता है कि जैसे कि नसों या मतलब जैसे कि शरीर जो है हम लोग का शरीर जो है, या नसों और मांसों वगैरह का जो मिला हुआ रूप है, तो जो जठर ग्रंथियाँ, अमाशय जो बना हुआ है उसमें जठर ग्रंथि होती है। जैसे मतलब छोटा रूप, जैसे कोशिका पढ़े हैं ना हम लोग 9th में, तो छोटा रूप होता है ग्रंथि, और उस ग्रंथि से जो है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा नामक क्या होता है कि एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम मतलब पाचक एंजाइम, पचाने वाले एंजाइम, जिसको एंजाइम भी बोला जा सकता है, और कहीं कहीं हार्मोन्स भी उसको बोला जाता है। अब पाचक एंजाइम प्रोटीन का पसंद करता है, जो पेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है वहां पर, पेप्सिन। समझ रहे हैं बातों को आप? अरे जैसे कि मान लीजिए, चलिए फोटो में चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अमाशय, जैसे कि यह अमाशय है, तो इसमें 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं। जैसे कि मुंह में लार स्रावित हो रहा था, वैसे ही वो भोजन जब यहाँ आ जाएगा अमाशय में, तो यहाँ रस स्रावित होंगे, तो जो पेप्सिन नामक रस स्रावित होगा, पेप्सिन नामक जो है जो हार्मोन स्रावित होगा,
उसमें वह क्या करेगा कि आप प्रोटीन जो खाए होंगे वो प्रोटीन को पचाएगा। समझ रहे हैं बातों को? उसी प्रकार है। और यदि आप अम्लीय माध्यम से तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया को सहायक करता है, जो पेप्सिन को प्रोटीन बनाने में उसकी सहायता करता है हाइड्रोजन। और श्लेष्मा जो है यह आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल की रक्षा करता है। आंतरिक स्तर में मतलब जो अम्ल जो निकलता है शरीर से, अरे अम्ल जो गलाने का काम करता है ना, आपको मालूम है ना, अम्ल क्षार लवण पढ़े ना, मतलब केमिस्ट्री में इसीलिए तो इसमें जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए पहले हम केमिस्ट्री पढ़ा के बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि पहले बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसे टीचर लोग जो पहले बायोलॉजी पढ़ा देगा, पहले कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक सिस्टम से होता है। कब क्या पढ़ाना है, कब किसको देखना है, उस सब सिस्टम में। जब इस चैप्टर में किस किस चैप्टर की बातें हैं, पहले उस चैप्टर की बात करेंगे, तब इसकी बात करेंगे, है ना बात समझ में? तो यहाँ पर जो है अम्ल जो है क्या करता है कि पचा मतलब गलाने का काम करता है। आप अम्ल क्षार लवण नामक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आप जो भोजन मतलब किए हैं, जो खाना खाए, उसको तो पचाना ही ना है। तो पचाने के बाद जो है आप उसकी प्रक्रिया हो रही है और उसकी रक्षा कर रहा है। फिर क्षुद्रांत में जो है आंत रस जो है स्रावित होता है। क्या होता है? क्षुद्रांत में आंत रस स्रावित होता है। आंत रस कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, वसा को पचाता है और प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन उधर भी पचता है और इधर भी पचाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पच करके ग्लूकोज बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत बात। कार्बोहाइड्रेट पच कर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, और वो ग्लूकोज हमको क्या करता है? शक्ति देता है, और उसी शक्ति के कारण हम लोग अपना कार्य करते हैं। और वसा पच करके वसा अम्ल ग्लिसरॉल देता है, जिससे कि हम लोग के मतलब शरीर में जो है क्या होती है कि मतलब तैलीय पदार्थ, मतलब हम लोग के शरीर में चमक वगैरह बरकरार रहती है, या मतलब जो जैसे किसी किसी का शरीर जो है रुखरा 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 जैसा होता है, तो उसमें ग्लिसरॉल की कमी होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। हालांकि यह चीज़ ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, यही ज़्यादा चीज़ बढ़ जाता है तो मतलब आदमी की चर्बी बढ़ जाती है, आदमी मोटा होने लगता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो जाती है। ग्लिसरॉल मतलब वसा बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा कोई दुबला पतला भी है तब भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए वसा की गरज है, उसको ग्लिसरॉल की गरज है। और प्रोटीन का क्या, प्रोटीन टूट करके अमीनो अम्ल बनता है, और अमीनो अम्ल से वह शरीर की रक्षा होती है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण श्रवण प्राप्त होता है, से श्रावण प्राप्त होता है, और यकृत पित्त रस देता है और पित्त लवण बनाता है। वसा पित्त लवण और वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं और इमल्सीकरण होता है, जो छोटी छोटी गोलिका। देखिए ये सब चीज जो अलग अलग, जो पेट के अलग अलग अंगों के नाम दिए गए हैं, और ये सब अंग क्या क्या करते हैं उसका कार्य दिया गया है, कौन क्या करता है, कौन क्या बनाता है। तो एक बार में तो क्लियर नहीं होगा, इसको तो बैठ के थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, इसको एक बार दो बार याद करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर वगैरह भी करने होंगे, तो तब जाकर के पूरा होगा। अब अग्नाशय जो है वो अग्नसाई रस देते हैं, जो एमिलेस एंजाइम और ट्रिप्सन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम के रूप में बदलता है। ठीक है, ये एंजाइम बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन पहले ट्रिप्सन बनता है तब ट्रिप्टोफैन बनता है, तो वसा पहले लाइपेज बनता है तब वसा अम्ल बनता है। डायरेक्ट नहीं कोई चीजें मिल जाती हैं, वो उसके प्रोसेस होते हैं, वो प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होता है। अब दीर्घ रोम जो होता है, दीर्घ रोम या अवशोषण को सतही क्षेत्र पर बढ़ाता है, मतलब जैसे कि दीर्घ रोम मतलब बड़े बड़े पेट में ही थोड़े थोड़े रोम जैसे रचनाएं होती हैं, जो अंत में जो भोजन मिलता है उसको उसको सोखने का कार्य करते हैं, और क्षेत्रफल को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। बृहदान जो है जल का अवशोषण करता है और वर्ज्य पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, मतलब ये पाचन की प्रक्रिया है। इस जो जितना बात हुआ था सभी पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ था, ये कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है और कब किस तरीके से करता है। ऐसी तालिका बना के यदि आप लिख सकते हैं, सवाल बहुत ही मस्त इंपोर्टेंट आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, या मानव पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के साथ उसकी क्रिया विधि को भी समझाएं। तो क्रिया विधि को समझाने की बात करेगा तो ऐसे जैसे समझाया गया वैसे आप समझा दीजिएगा, आपका आंसर 5 या 5 नंबर का आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि सिर्फ फोटो बनाने के लिए कहेगा तो जैसे फोटो बनाया गया है वैसे फोटो बना दीजिएगा। इस तरीके से इस पेज के बाद जो है पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण शोषण शुरू हो गया। चलिए तब ठीक है, तो हम लोग पोषण नामक चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ करके उसी क्वेश्चन आंसर को पूरा करने की कल कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, कल हमको फाइनल चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को हम जितना जल्दी हो सके हमको खत्म करना है। 4 बायोलॉजी 4 जो है लगभग इस मई महीने में समाप्त हो जाने चाहिए, और जून से हम लोग का इतिहास भूगोल नागरिक का सिलेबस शुरू हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में 1 से 4 तक अगर पढ़ लिया जाए तो विशेष कोई 2-3 को पाठ और बचेगा तो फिर से बात हो जाएगा। 6 माह तक का काम हम लोग को 10 से 15 दिन के अंदर जो उनको बायोलॉजी से मतलब 50% के काम हमको फाइनल चाहिए। मतलब जैव प्रक्रम का प्रश्न उत्तर कल बन जाना चाहिए और याद होना चाहिए। चलिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। हम लोग फिर कभी किसी दिन शोषण नामक चैप्टर को लेकर के मिलेंगे।